हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 का हमारा फर्दर पार्ट, द डिसीजन मेकर्स। डिसीजन कौन लेता है? Who decided to issue this memorandum? वो जो मेमोरेंडम होता है, जो हमने ऊपर या हमारे पहले वाले वीडियो में देखा था, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था, तो वो मेमोरेंडम को इशू करने के बारे में कौन डिसाइड करता है? Clearly, such a big decision could not have been taken by a person who signed that document. ये तो क्लियर है कि इतना बड़ा डिसीजन लेने वाला, इतना बड़ा डिसीजन जो है, उस मेमोरेंडम को इशू करने का बहुत बड़ा डिसीजन जो है, वो इंसान नहीं ले सकता जिसने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया है. The officer was merely implementing the instructions given by the Minister of Personnel. वो ऑफिसर सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है किसे? तो वो इंस्ट्रक्शंस को जो उसे मिनिस्टर ऑफ पर्सनल ने दिए हैं. पब्लिक ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंस का मतलब होता है जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो व्यथाएं हैं, पब्लिक्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब देखने वाले जो मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन्स का काम जो देखते हैं, वो ऑफिसर्स ही, जो मिनिस्टर ऑफ पर्सनल है, वो ये सारी चीजें देते हैं ऑफिसर्स को, और वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का काम करता है. Of which the department was a part. जिसका डिपार्टमेंट जो है वो एक डिपार्टमेंट वो जो है वो एक पार्ट है. We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. हम ये गैस कर सकते हैं कि इतना बड़ा मेजर डिसीजन लेने के लिए इसमें अदर फंक्शनरीज जो है हमारी कंट्री के, वो भी इन्वॉल्व होती होंगी. You have already read in the previous class about some of them. आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में. लेट अस गो ओवर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट यू कवर्ड देन. और अब हम देखेंगे कुछ मेन पॉइंट्स जो हमने उस समय कवर किए हैं. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, एंड द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन अ कंट्री. वो कंट्री का हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी, फॉर्मल मतलब औपचारिक तरीके से, उसे पूरी तरह से अधिकार होता है, वो ऐसी अथॉरिटी होता है प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का. प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? गवर्नमेंट का हेड, मतलब जो पूरी गवर्नमेंट में जो लोग आते हैं उनका जो हेड है, सबसे मेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स, और वही सारे के सारे गवर्नमेंटल पावर्स को उसके हाथ में होते हैं, वो एक्सरसाइज करता है. He takes most of the decision in the cabinet meeting. कैबिनेट मीटिंग के ज्यादा से ज्यादा डिसीजन कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर लेता है. कैबिनेट का मतलब वो होता है जिसमें बड़े बड़े लीडर्स, ऐसे मंत्री या ऐसे लीडर्स जिनकी रोज बैठक होती है प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, तो वो पूरे लोगों का जो ग्रुप होता है उसे कैबिनेट कहा जाता है. तो कैबिनेट की मीटिंग जब होती है तो वहां पर बड़े बड़े डिसीजंस भी प्राइम मिनिस्टर लेते हैं. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस. पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? एक तो प्रेसिडेंट तो होते ही हैं, उसके अलावा 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स. और प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स का सपोर्ट होना होता है. So, were all these people involved in the decision regarding the office memorandum? तो क्या हम देखें अगर कि नीचे जो हमने ये बातें की अभी, जैसे प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, कैबिनेट के मेंबर्स की, और डिफरेंट लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स की, तो क्या ये सारे पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है ये डिसीजन को लेने के लिए जो है ऑफिस मेमोरेंडम का? अब हम इसे देखते हैं. This office memorandum was the culmination of long chain of events. ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है ये एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रुप है जिसमें लॉन्ग चेन बनी हुई है इवेंट्स की. The government of India had appointed the second backward class commission in 1979. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को, SBCC को, 1979 में. इट वॉज हेडेड बाय BP मंडल. BP मंडल के थ्रू इसे हेड किया गया था या चलाया गया था. Hence it was popularly called the मंडल कमीशन, और इसीलिए उसे मंडल कमीशन कहा गया. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to be taken for their advancement.
और फिर पूछा गया या फिर ये देखा गया कि जो क्राइटेरिया है आइडेंटिफाई करने के लिए कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है इंडिया में वो कौन सी है, और रिकमेंड की गई कुछ स्टेप्स को जो लेना पड़ेगा उनके एडवांसमेंट के लिए। उस सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को बढ़ाने के लिए, उनका एडवांसमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लेनी पड़ेंगी, इसका रिकमेंडेशन किया गया। The commission gave its report in 1980. कमीशन ने उनकी रिपोर्ट जो थी वो 1980 में दी थी and made many recommendations, और फिर उन्होंने बहुत सारे recommendations दिए या बनाए। One of this was that 27% of the government jobs be reserved for socially and educationally backward classes. जैसा कि मैंने बताया कि उनके एडवांसमेंट के लिए बहुत सारे recommendations दिए गए, उसमें से एक ये था कि 27% गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो रिजर्व किए जाएंगे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट, और ये रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस जो थे ये डिस्कस किए गए थे पार्लियामेंट में। फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक, मैनी पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशन रिकमेंडेशन। बहुत सालों तक जो पार्लियामेंटरीज थे और पार्टीज थी वो डिमांड करते रही कि इम्प्लीमेंट किया जाए कमीशन के रिकमेंडेशंस को। देन केम द लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद लोकसभा के इलेक्शंस आए 1989 में। In its election manifesto, the Janata Dal promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. उस समय में, उस इलेक्शन के समय में जो जनता दल थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर उन्हें जीत कर, मतलब उन्हें जीत मिल गई या वोटिंग के थ्रू उन्हें पावर मिल गई, इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे उस मंडल कमीशन के रिपोर्ट को। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। जनता दल जो है वो उस चीज को करेगी, फॉर्म करेगी, डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद में। इट्स लीडर वीपी सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर, सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर दैट, और उसके बाद में उनके जो लीडर थे वीपी सिंह वो प्राइम मिनिस्टर बने। सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट, और उसके बाद में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। क्या हुए डेवलपमेंट्स वो हम देखेंगे। The President of India in his address to the Parliament announced the intention of the government to implement the recommendation of the Mandal Commission. जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने एड्रेस किया, उनके पार्लियामेंट में अनाउंस किया द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। उनका इंटेंशन क्या है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है वो रिकमेंडेशंस को जो मंडल कमीशंस के लिए आए हैं। और 6 अगस्त 1990 को द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। जो यूनियन कैबिनेट थी उन्होंने एक फॉर्मल डिसीजन लिया, एक आधिकारिक डिसीजन लिया कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे वो रिकमेंडेशंस को जो उन्हें मिले हैं बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। Next day, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about this decision through a statement in both the houses of Parliament. अगले दिन जो प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, उन्होंने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को इस डिसीजन के बारे में। एक स्टेटमेंट के थ्रू दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में बताया गया, लोकसभा और राज्यसभा में। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और फिर ये जो डिसीजन लिया गया कैबिनेट में, ये भेजा गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग में। द सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन, फिर जो सीनियर ऑफिसर थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने ड्राफ्ट किया एक ऑर्डर को विद द कैबिनेट डिसीजन, उस कैबिनेट डिसीजन के बेस पर, एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल, और फिर उन्होंने मिनिस्टर के अप्रूवल को लिया कि क्या सच में ये ऑर्डर जो है ये इशू करना है, एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, और वो जो ऑफिसर था उन्होंने साइन किया उस ऑर्डर के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में। मतलब जैसे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पूरी यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में उन्होंने उस पर साइन की। दिस वाज हाउ OM number 36012-3190 was born on 13th August 1990, और इस तरह से वो जो ऑर्डर था वो इशू हुआ, और वो ऑर्डर या मेमोरेंडम का नंबर जो था वो हमें यहाँ पर दिया गया है, जो 13th August 1990 को हुआ था। For the next few months, this was the most hotly debated issue in the country. कुछ महीनों तक उसके बाद भी ये जो था ये बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ विषय जो है बना था हमारी कंट्री में। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स
were full of different views and opinions on this issue. न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स भी आप जब पढ़ते उस समय तो वो पूरी की पूरी उसमें सिर्फ डिफरेंट व्यूज और ओपिनियंस लोगों के लिखे रहते थे उस इशू को लेके. इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, और इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए. लोगों ने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद भी किया और लड़ाई झगड़े जो थे उसके लिए उतर आए. सम ऑफ विच वेयर वायलेंट, और कुछ तो वायलेंट भी थे, मतलब कह सकते हैं कि हाथापाई तक बात आ गई थी. People reacted strongly because this decision affect thousands of job opportunities. Peoples जो थे वो बहुत ही ज़्यादा strongly react हुए थे इसके कारण, क्योंकि बहुत सारे जो job decisions थे वो affect हो गए. जॉब अपॉर्चुनिटीज जो थी वो अफेक्ट हो गई, क्योंकि अगर ओवरऑल 100% अगर आपका सभी के लिए होता ओपन तो वो 27 जो % है वो भी नॉर्मल इंसान को मिल सकता. लेकिन जब वो 27% जो सीट्स थी वो जब रिजर्व कर दी, इस इशू में वही चीज़ थी, ये जो ऑर्डर इशू किया गया था उसमें यही चीज़ थी कि 27% जो सीट्स है सिविल सर्विसेज की वो रिजर्व करके रखी जाएंगी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. Some felt that existence of inequalities among people of different caste in India necessitated job reservation. कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये जो inequalities जो लोगों के बीच में है डिफरेंट कास्ट को लेकर इंडिया में, ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए जॉब रिजर्वेशन होना, क्योंकि जो छोटा है तो छोटी जात का है तो बड़ी कास्ट का है, ये चीज़ जो है इनइक्वालिटीज़ जो लोगों में है उसके लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छी हुई है, तो ये डिसीजन बहुत ही अच्छा हुआ, ऐसा कुछ लोगों का मानना था. They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment. तो यहाँ पर कुछ लोगों को, मतलब उन लोगों को ये लग रहा था जिन लोगों को लगा कि जो जॉब रिजर्वेशन जो है ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि उन लोगों को लगा कि अब शायद इक्वल अपॉर्चुनिटी या सही मायने में अपॉर्चुनिटी उन कम्युनिटीज़ को मिल पाएगी जिन्हें आज तक फ़ायदा नहीं मिल पाया, एडिक्वेटली जो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के रूप में. Others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward community. और कुछ लोगों को उसका अपोजिट लगा, कुछ लोगों को लगा कि ये बहुत ही गलत चीज़ की है, इसके कारण तो जो इक्वालिटी है उसको तुमने खत्म कर दिया. हम तो सबको एक जैसा मानते थे, आपने 27% उन लोगों के लिए अलग से सीट्स रख दी, मतलब आपने खुद ही इक्वालिटी को खत्म कर दिया है. उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दे दी है जो बैकवर्ड क्लास से हैं, लेकिन जो बैकवर्ड से नहीं है उनके साथ तो गलत हुआ है. They would be denied jobs even though they could be more qualified. मतलब उन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है फिर भी उन्हें वो जॉब नहीं मिल सकती. अगर वो 27% सीट्स में कोई सीट है जिसके लिए एक बंदा बैकवर्ड क्लास से आया है जो काफ़ी अच्छा है से कि वो 80% अच्छा है, पर दूसरा जो नॉर्मल इससे आया वो 90% अच्छा है, लेकिन वो सीट्स तो सिर्फ बैकवर्ड क्लास के लिए तो वो 80% वाले को दे रहे हैं. तो यहाँ पर इन लोगों को ये लगने लगा कि अगर हम क्वालिफाइड हैं फिर भी हमें जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने तो वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर दी है. सम फेल्ट दैट दिस वुड परपेचुएट कास्ट फीलिंग अमंग पीपल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी. कुछ लोगों को लगा कि ये कास्ट फीलिंग की बात यहाँ पर लोगों के बीच में आ जाएगी और नेशनल यूनिटी के ऊपर भी यहाँ पर एक कह सकते हैं कि सवाल उठ सकता है. इन दिस चैप्टर वी वॉन्ट डिस्कस वेदर द डिसीजन वॉज गुड और नॉट. इस चैप्टर में हमें ये नहीं देखना है कि ये डिसीजन ठीक है या नहीं, अच्छा था या नहीं. वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री. हमने इस विषय को इसलिए लिया था क्योंकि हमें ये देखना था कि किस तरह से बड़े बड़े डिसीजन जो हैं हमारी कंट्री में लिए जाते हैं. Who resolve the dispute? इस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगा? यू नो दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन. आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है इंडिया में वो इस तरह के डिस्प्यूट्स को कह सकते हैं सेटल करते हैं जो गवर्नमेंटल डिसीजंस होते हैं उन्हें. सम पर्सन एंड एसोसिएशन अपोज टू दिस ऑर्डर फील अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स. और कुछ लोगों ने, कुछ एसोसिएशंस ने अपोज किया था इस ऑर्डर को और बहुत सारे केसेस जो हैं कोर्ट में इसके लिए चलने लगे. दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन. उन्होंने कोर्ट में ये अपील की थी कि ये जो ऑर्डर लिया है इसे इनवैलिड बता दिया जाए, इसे ख़त्म कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन उसे ख़त्म कर दिया जाए. कोई 27% सीट को रिजर्व नहीं किया जाए बैकवर्ड क्लासेस के लिए. The Supreme Court of India bunch all these cases together. Supreme Court ने ये सारे केसेस को एक साथ लाया. This case was known as Indira Swani.
तो यहाँ पर इंदिरा स्वामी नाम से इस केस को रखा गया। एंड अदर VS यूनियन ऑफ इंडिया केस, और अदर उसके साथ में यूनियन ऑफ इंडिया केस साथ में रखा गया, मतलब अदर में वर्सेस किया गया उसके। 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैड आर्गुमेंट ऑफ बोथ द साइड, दोनों साइड्स की आर्गुमेंट्स को सुना गया। 11 जजेस बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के। बाय द मेजोरिटी सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर दैट दिस ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड, और आखिर में जीत हो गई इस ऑर्डर की। और फाइनली 1992 में ये जो जजेस थे इन्होंने डिक्लेयर किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो डिसीजन लिया है ये वैलिड है। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर, और उसी समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि अपने ओरिजिनल ऑर्डर को मॉडिफाई किया जाए। It said that well-to-do person among the backward classes should be excluded from the getting the benefit of reservation, और ये कहा जाता था कि well-to-do person जो थे उन backward classes के, उन्हें exclude किया जाएगा ये benefit लेने से। According to the Department of Personnel and Training issued another office memorandum of 8 September 1993। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग जो थे उन्होंने इशू किया था ऑफिस मेमोरेंडम को 8 सितंबर 1993 में। द डिस्प्यूट दस कम टू एन एंड एंड दिस पॉलिसी हैज बीन फॉलोड सिंस देन, और उसके बाद ये जो डिस्प्यूट थे पूरी तरह से खत्म हो गए इस चीज को लेकर, और ये 27% रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है तब से आज तक चली आई। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।